हेलो एवरीवन। आज हम सितंबर 2013 का इकोनॉमिक्स का पेपर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सारे पेपर्स कराए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स नेट जीआरएफ के, इकोनॉमिक्स के। तो जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस दैन एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल विथ। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का अगर लेस होता है एवरेज कॉस्ट का, तो एवरेज कॉस्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा आउटपुट या डिक्रीज होगा या क्या होगा। तो अगर हम फिगर बना के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये हमारा इधर कॉस्ट होता है और इधर आउटपुट, और ये हमारा एसी कर्व है और ये हमारा एमसी कर्व है। अब देखिए, अब हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट में देखें तो यहाँ पे एसी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे एमसी इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद में देखें कि हमारा इधर एमसी इंक्रीज कर रहा है तो ये एसी भी इंक्रीज कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन, अगर लेस की बात करें तो ये एवरेज का कॉस्ट ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, लेस देन एवरेज कॉस्ट, बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट फॉल विथ, तो एवरेज कॉस्ट कहाँ पे फॉल करेगा, यानी कि एन इंक्रीज इन आउटपुट। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट छोटा होगा और एवरेज कॉस्ट बड़ा होगा, तो यहीं पे देखिए, तो एवरेज कॉस्ट का आउटपुट इंक्रीज कर रहा है इसके मार्जिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एमसी छोटा होता है एसी के, तो एसी इंक्रीज करता है बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी कहाँ पे होगा, मान लीजिए कि हमारा ये एसी का ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो एसी इंक्रीज होगा बिटवीन ए एंड बी जब प्रोडक्शन क्यू बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द आउटपुट व्हेन। यानी कि प्योर ओलिगो मोनोपोलिस्ट कब इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है, तो प्योर मोनोपोलिस्ट जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आता है, तब भी ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट में ही है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कैसे डिराइव्ड होता है, तो ये प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व से डिराइव होता है। अब ये इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है टू गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या शो करता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन, maximum possible combination of goods and services। जो कि गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी पे प्रोड्यूस की जाती है, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है मार्शल ने, किंग डिमांड कर्व स्वीजी ने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये दिया है डेल्टन ने, और लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया है एडम स्मिथ ने। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ मोनोपोलिस्ट। क्या इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारा गलत है। कोई भी टैक्स है वो मोनोपोली के प्रॉफिट को, अगर मोनोपोली या सेल टैक्स लगाए या लमसम टैक्स लगाए, तो वो उसके प्रॉफिट को अफेक्ट करता ही करता है। तो मोनोपोलिस्ट इसके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट अफेक्ट लिखा है, इसीलिए हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोनोपोलिस्ट शिफ्टेड द बर्डन ऑफ सेल टैक्स ऑन द कंज्यूमर। ये इसके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, लेकिन मोनोपोलिस्ट क्या करता है, सेल टैक्स का जो उसके ऊपर बर्डन है वो शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर के ऊपर। तो इसीलिए हमारा रीज़न तो सही है कि हमारा जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं।
लेकिन वो अफेक्ट नहीं होते हैं, अपने प्रॉफिट उनका अफेक्ट नहीं होता, ये बात गलत है। तो हमारा असर्शन गलत है जबकि रीज़न सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मार्केट डिमांड फॉर एनी गुड्स इज़ अ फंक्शन ऑफ, कोई भी मार्केट डिमांड हो किसी भी गुड्स का, वो किसका फंक्शन होता है? तो मार्केट डिमांड अगर हम देखें, मार्केट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो होता है प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट गुड, यानी कि जो गुड है उसके पर यूनिट का फंक्शन होता है, तो हमारा फर्स्ट होगा। फिर सेकंड क्या है? प्राइस पर यूनिट ऑफ रिलेटेड गुड, तो रिलेटेड गुड्स का भी फंक्शन होता है, तो सेकंड भी होगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी इसका फंक्शन होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इसका। तो डिमांड फॉर एनी गुड्स, ये चारों चीज़ों का फंक्शन होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रू हो जाएंगे। अब उसके बाद जब हम डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं, तो हम सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ दैट गुड्स की बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेलवे आर मेकिंग लॉस ऑन पैसेंजर ट्रैफिक दे कुड लोअर देयर फेयर्स, यानी इसका मतलब क्या है कि यदि रेलवे के यात्री को ट्रैवलिंग से लॉस हो रहा है तो उससे अपने भाड़े को कम कर देना चाहिए। क्या ये सही बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ को लॉस हो रहा है तो क्या उसको अपना जो किराया है वो कम कर देना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई किसी ट्रेन में हम दिल्ली से इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, तो किराया हमारा लग रहा है 600 रुपये, लेकिन और इस जो रेल है उसको लॉस हो रहा है, तो क्या अब वो रेल 600 से किराया 400 कर देना चाहिए? द सजेस्टेड रेमेडी वुड वर्क ओनली इफ द डिमांड फॉर रेल ट्रेवल हैज़ अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, तो ये कब करेगा, ये जो सजेशन है ये कब करेगा? तो उस टाइम डिमांड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए कि तब ये सिचुएशन होगी? तो उस टाइम जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 0 से छोटा होना चाहिए, तभी यह समाधान कारगर होगा। बाकी अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए इलास्टिसिटी बड़ा होने का मतलब होता है कि प्राइस तो वही रहे, डिमांड बढ़ जाए, तो कम करने से क्या होगा? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ लॉस को कम करना है, इसकी वजह से हमारा इलास्टिसिटी 1 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा 1 और 0 के बीच में होना चाहिए, और इलास्टिसिटी 1 से बड़ा है तो ये भी हमारा सही है। 0 नहीं होना चाहिए, ना ही 1 होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ों के बीच में विभेद करता है? तो ये रियल इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमी के बीच में ये अंतर बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रियल इकोनॉमी के साथ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स आएगा। अब हमें मैच द फॉलोइंग बताना है कोड के हिसाब से। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये हमें बताता है कि बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है कि इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है ये रैचेट इफेक्ट देता है। रैचेट इफेक्ट का मतलब होता है कि लोगों को देख के और हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा दें, उसको हम रैचेट इफेक्ट बोलते हैं। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन पे काम करता है कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में वो देखता है कि मेरे पीछे का कितना इनकम, क्या जो मेरा इनकम है वो परमानेंट है या नहीं, वो सब कुछ पीछे से देख के तब अपना आगे का कंजम्पशन करने का डिसीजन लेता है। तो वो परमानेंट इनकम। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एज स्ट्रक्चर है कि पूरे इंटायरली एज में उसका क्या इनकम है, कैसे इनकम है, वो उस हिसाब से अपना कंजम्पशन करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें असर्शन एंड रीजनिंग दिया हुआ है कि द एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। क्या बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में
एक रिलेशनशिप होता है वो भी इन्वर्स रिलेशनशिप। तो ये असर्शन हमारा सही है कि अगर कभी भी जो बॉन्ड प्राइस है अगर लो होगा तो इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई होगा, और ये इसका उल्टा भी, हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो लोअर बॉन्ड प्राइस होगा। रीज़न है अ बॉन्ड प्राइस रिप्रेजेंट द प्रेजेंट discounted value of the payment agreed upon at a time when the bond was issued। इसका मतलब होता है एक बॉन्ड की कीमत बॉन्ड के जारी होने के समय पर हुई सहमति के अनुसार जो भी प्रेजेंट में ये बट्टे के साथ दी जाने वाली अदायगी को प्रकट करता है। तो ये भी सही है कि ये जो डिस्काउंट दी जाती है प्रेजेंट में उसको भी ये दिखाता है बॉन्ड प्राइस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन और आर दोनों करेक्ट है, और एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप भी होता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस यील्ड इन द लॉन्ग रन अ वर्टिकल फिलिप्स कर्व। अब देखिए अगर हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस की बात करें तो फिलिप्स कर्व के बाद इसको फ्रीडमैन ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि कैसे हमारा फिलिप कर्व लॉन्ग रन में वर्टिकल हो जाता है। जबकि फिलिप कर्व ने इस तरह से अपना फिलिप कर्व दिया था, लेकिन नायरू, इसको हम नायरू भी बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसने बताया था कि वर्टिकल हो जाता है लॉन्ग रन में हमारा फिलिप्स कर्व। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन। क्या वो स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशंस करते हैं? तो ये गलत है। स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशंस फिलिप कर्व ने किया है, जबकि ये एडेप्टिव इनका प्राइस एक्सपेक्टेशन है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए रीज़न हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए तो करेक्ट है लेकिन आर इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। कंस्ट्रेंट साइकिल, तो कंस्ट्रेंट साइकिल किसने दिया है? वो हिग्स ने दिया है। अपने बिजनेस साइकिल में कंस्ट्रेंट साइकिल हिग्स ने दिया है। एक्सेलरेशन मल्टीप्लायर इंटरैक्शन ये सैमुअल्सन ने दिया है। कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट ये दिया है कैल्डोर ने, और रियल बिजनेस साइकिल दिया है बैरो ने। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ये कोड 1 से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज्यूमिंग फिक्स्ड प्राइस विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर हम फिक्स्ड प्राइस को एज्यूम करें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव फ्लैटर द आईएस कर्व। क्या अगर हमारा आईएस कर्व फ्लैटर होगा, इस तरह से होगा, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी? अगर प्राइस फिक्स्ड है, अगर प्राइस मान लीजिए इतनी ही है, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी? दूसरा है फिजिकल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव व्हेन द एलएम कर्व इज फ्लैटर। तो क्या एलएम कर्व जब फ्लैटर होगा, एलएम हमारा ऐसे होता है, तो अगर ये ऐसे होगा तो क्या ये आईएस कर्व है और ये एलएम है, तो क्या यहाँ पे बोला है पहले में कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव को मैं आई लिखूँगी, और यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी, तो लेस इफेक्टिव ये कंडीशन है। और तीसरा है फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव फ्लैटर द एलएम कर्व। क्या फिजिकल पॉलिसी अगर एलएम कर्व मोर फ्लैटर होगा तो क्या फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगी? और चौथा है मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव एंड फिजिकल पॉलिसी इज फुल्ली इफेक्टिव इन लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन यहाँ पे है, तो क्या इसमें बोल रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एकदम इनइफेक्टिव हो जाएगी और फिजिकल पॉलिसी क्या फुल्ली इफेक्टिव हो जाएगी? तो ये 4 हमें स्टेटमेंट दिया है, और हमें पूछ रहा है कि जब हमारा वो फिक्स्ड हो, प्राइस फिक्स्ड हो, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो देखिए इस कंडीशन में जब हमारा आईएस थोड़ा सा फ्लैटर होता है, यानी कि ऐसा फ्लैटर होता है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, ये हमारा सही है। अगर एलएम थोड़ा फ्लैटर होता है तो हमारा फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होती है, ये भी सही है। लेकिन अगर फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे अगर हमारा एलएम फ्लैटर होगा तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव नहीं होगी, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी।
फिजिकल पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी, जबकि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी। और लिक्विडिटी सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी एकदम इनइफेक्टिव हो जाती है और फिजिकल पॉलिसी फुल्ली इफ़ेक्टिव हो जाती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अब इससे बढ़ता ही नहीं है लिक्विडिटी सिचुएशन में, तो सभी लोग कैश के रूप में कैश अपने हाथ में रख लेते हैं और वो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वही कंडीशन लिक्विडिटी ट्रैप की होती है। तो हमारा फोर्थ भी सही है, तो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ करेक्ट। अब हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के इफ़ेक्टिवनेस और लेस इफ़ेक्टिवनेस को कैसे समझेंगे, इसके लिए मैंने एक छोटा सा ऐसे ही अपने आप से सोच के बनाया है कि अगर मान लीजिए ऐसे जब कोई भी 2-3 सिचुएशन में बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एलएम कर्व एकदम खड़ा है, इस तरह से है, तो यहाँ पे हमारा ये एलएम कर्व है। अगर ये एकदम खड़ा है डट के कि मैं खड़ा हूँ, यानी कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे एलएम कर्व मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह अगर आईएस कर्व डट के खड़ा है, यानी कि ये एकदम खड़ा रहेगा कि हाँ मैं इफ़ेक्टिव रहूँगा, तो हमारा आईएस कर्व में फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी जब हमारा कर्व वर्टिकल है। अगर थोड़ा सा हम लेस फ्लैटर और उसकी बात करें, तो अगर जो थोड़ा तन के खड़ा है, ऐसे स्टीप है, तो अगर हमारा आईएस स्टीप होगा तो फिजिकल पॉलिसी मोर इफ़ेक्टिव होगी। और यहाँ पे एलएम जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये लेस इफ़ेक्टिव होगी। ऐसे ही इस मतलब ये थोड़ा खड़ा है, जगा हुआ है, तो इसीलिए आईएस कर्व से फिजिकल पॉलिसी रिलेट है और एलएम कर्व से मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट है। अगर मान लीजिए थोड़ा हमारा एलएम थोड़ा डट के खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफ़ेक्टिव होगी और फिजिकल पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह से इसकी फ्लैटनेस और स्टीपनेस से हम आईएस की इफ़ेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस और फिजिकल पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस को बता सकते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक था। और मान लीजिए अगर ये थोड़ा सा फ्लैटर हो, यानी कि थोड़ा लूज़ हो, तो ये आईएस कर्व अगर लूज़ होगा, थोड़ा सा सो रहा है, मान लीजिए कि सो रहा है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव होगी ज़्यादा और फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे कम इफ़ेक्टिव होगी। और अगर मान लीजिए कि एलएम कर्व थोड़ा सा फ्लैटर हो, तो उस टाइम क्या होगा, यानी कि एलएम कर्व हो रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी वो थोड़ा कम लेस इफ़ेक्टिव होगी और फिजिकल पॉलिसी जो है मोर इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, अरे सॉरी यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, ये सही है, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना थोड़ा, इसमें ये हमारा ये सेकंड वाला गलत होगा और थर्ड सही होगा और ये फोर्थ। तो ऑप्शन बी, अगर यहाँ पे जैसे बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल पॉलिसी इज मोर व्हेन एलएम इज फ्लैटर, तो अभी बताया ना कि यहाँ पे एलएम फ्लैटर है, यानी कि ये एलएम सो रहा है, तो एलएम मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे लेस इफेक्टिव होगी और जो फिजिकल पॉलिसी जग जाएगा यहाँ पे वो मोर इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव जब एलएम फ्लैटर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, स्टीप और फ्लैट, इससे याद रखिएगा कि ये सो रहा है और ये जग रहा है। तो आईएस का रिलेशन फिजिकल पॉलिसी से होता है और एलएम का रिलेशन मॉनेटरी पॉलिसी से होता है। तो इस तरह से जो थोड़ा जगह रहेगा, आईएस जगह है तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव है, आईएस सो गया तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये जगना और सोना ये कर्व से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें मैच द फॉलोइंग करना है कि इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच किसने दिया है, तो ये बाउमल ने दिया है। कीन्स की थ्योरी के बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क, मॉनेटरी टेम्परेरी अब्रॉड परचेजिंग पावर एंड डिसकंटिन्यूअस इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो फर्स्ट का फोर्थ एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस बिहेवियर, ये टुवर्ड रिस्क के, तो जहाँ पे रिस्क की बात आए तो वहाँ पे जॉन टोबिन होंगे। और मनी एज अ टेम्परेरी अवॉर्ड परचेजिंग पावर, तो मनी की जहाँ बात हो रही है तो मिल्टन फ्रीडमैन है तो मिल्टन फ्रीडमैन हो जाएंगे। एंड डिसकंटिन्यूअस इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फंक्शन, तो वो दिया है कीन्स ने। तो इस तरह से जो हमारा मैच द फॉलोइंग कोड के हिसाब से फोर्थ एकदम मैच कर रहा है, तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री स्टैंड एट द टॉप इन 2011 HDI इंडेक्स रैंकिंग 1
87 कंट्री इन HDI। तो 2011 के हिसाब से HDI में सबसे जो टॉप पे रैंकिंग मिली थी वो कौन था, तो वो था नॉर्वे। अगर आपको यूरोपियन यूनियन या यूरोप साइड की कोई भी मिल जाए तो उसमें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, ये सारे हमेशा टॉप पे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइंग एंड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, लेविस मेंट। तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का कंसेप्ट लेविस ने दिया था, तो उससे उनका क्या मतलब था? क्या इन्फिनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो लेबर की, क्या इन्फिनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो लेबर की, या इन्फिनाइट लेबर अवेलेबल हो एट अ प्रिवेलेंट वेज रेट? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की बात हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो लेबर है वो जो भी वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर वो इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, बहुत सारे लेबर अवेलेबल हो जा रहे हैं उस वेज रेट पे, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जिसमें यही लेविस का मतलब था। यहाँ पे इलास्टिसिटी का कोई मतलब नहीं था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिसेस जॉन रॉबिन्सन द स्टेज ऑफ गोल्डन एज, तो गोल्डन एज के स्टेज के हिसाब से, जॉन रॉबिन्सन के हिसाब से कौन सा सही है? तो गोल्डन एज में कैपिटल ग्रोथ रेट लेबर ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू होम सरप्लस वैल्यू शुड बी गिवन टू लेबर, तो किसके हिसाब से सरप्लस वैल्यू जो है लेबर को दे देना चाहिए? तो वो है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने सरप्लस वैल्यू की भी बात की थी। तो हम अगर हमें सरप्लस वैल्यू भी पता हो तो हम कार्ल मार्क्स लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कुजनेट इनोवेशन इज, तो कुजनेट के हिसाब से इनोवेशन क्या है? तो कुजनेट ने बताया था कि हमेशा जो जैसे जैसे कंजम्पशन होगी उस तरह से डिस्कवरी होगी, यानी कि नए नए कंजम्पशन के वजह से नई नई डिस्कवरी होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज, तो न्यू नॉलेज नहीं। इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, तो मशीन्स का भी नहीं। डिस्कवरी ऑफ न्यू कंजम्पशन नीड, यानी कि जैसे जो नए उपभोक्ता हैं जैसे जैसे मांग करेंगे वैसे वैसे डिस्कवरी होगी, तो वो कुजनेट का इनोवेशन था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मार्केट टेक्निक के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। अब इसमें क्या था, जिसे अगर हम कुजनेट का ये कर्व देखें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और जीडीपी पर कैपिटा, तो उससे हम इनोवेशन के बारे में भी देख सकते हैं कि हमारा इनोवेशन जैसे जैसे नए नए कंजम्पशन होंगे वैसे वैसे हमारा इनोवेशन बढ़ेगा, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू कंजम्पशन नीड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द अप्रोच ऑफ सोशल ड्यूलिज्म इज कनेक्टेड विद फॉलोइंग कंट्री, तो सोशल ड्यूलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट आया था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया का ह्यूज एप्लीकेशन है और सिमिलर सोसाइटी, जैसे कि इंडोनेशिया में ये ड्यूलिज्म, सोशल ड्यूलिज्म का कंसेप्ट आया था, लेकिन इंडोनेशिया जैसे ही सिमिलर जो सोसाइटीज़ हैं जैसे कि इंडिया, जहाँ पे ड्यूलिस्टिक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, इनके हिसाब से जो मोस्ट ऑफ द कंट्री हैं एशिया और अफ्रीका के, जो स्पेशली अंडर डेवलप कंट्री हैं, क्योंकि वहाँ पे सोशल ड्यूलिज्म वहाँ पे है, इसकी वजह से मैक्सिमम जो अंडर डेवलप कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे ये अप्रोच कनेक्टेड होता है, ये देखा जाता है। तो हमारा अभी इंडोनेशिया करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन है हमारा, अ लमसम टैक्स इम्पोज्ड ऑन मोनोपोलिस्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि मोनोपोलिस्ट लमसम टैक्स को किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर किसी का हाउस टैक्स है तो उसी को देना पड़ेगा, किसी का इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है तो उसी को बेयर करना पड़ेगा, उसी तरह से लमसम टैक्स मोनोपोलिस्ट कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकता है। लमसम टैक्स क्या होते हैं? बिकम अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इट डज नॉट अफेक्ट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के, उसको इफेक्ट नहीं करता है और ये फिक्स्ड का कॉस्ट जैसा बन जाता है जिसको मोनोपोलिस्ट को देना ही देना पड़ता है। तो हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट है और एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द केस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट एग्जिस्ट इन द टर्म्स ऑफ, तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब कि एबिलिटी टू पे। अब टैक्स को अगर देखें तो प्रोग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, ये सारे टैक्स होते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे। और रिग्रेसिव टैक्स का कंसेप्ट उसके उल्टा है।
और डिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि कुछ पोर्शन के बाद तो हमारा टैक्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा, लेकिन उसके एकदम कुछ टाइम के बाद एकदम प्रोपोर्शनल टैक्स की तरह हमारा टैक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पिकॉक वाइसमैन एनालिसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। तो इन्होंने बताया था कि स्टेप लाइक फैक्शन के तौर पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे लोगों को जो गवर्नमेंट है उससे जैसे जैसे उनको फ़ायदा होने लगता है तो वो टैक्सेस देने में ज़्यादा संकोच नहीं करते हैं। और इन्होंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट, तो इस तरह से इन्होंने 3 इफेक्ट की बात की थी। तो ये है इन जर्क और स्टेप लाइक फैक्शन के तौर पे ये इनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट रिडेम्पशन मेथड इज अ प्रोसेस बाय विच मैच्योरिंग डेट आर replaced by new bond and there is no liquidity of the money burden or a debt। यानी कि देखिए डेट रिडेम्पशन का मतलब होता है कि डेट को कैसे ख़त्म किया जाता है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, 7 से 8 मेथड्स हैं। तो इसमें से ये रिप्यूडेशंस, रीफंडिंग, कन्वर्जन, कैपिटल लेवी, ये सारे इसके मेथड हैं। लेकिन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मैच्योरिंग डेट जो है, जो मैच्योर डेट है वो रिप्लेस होते हैं न्यू बॉन्ड से और वहाँ पे कोई लिक्विडिटी ऑफ मनी बर्डन ऑफ डेट नहीं होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है रीफंडिंग, जिसमें हमारा मैच्योर डेट जो है न्यू बॉन्ड से रिप्लेस हो जाता है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल डेफिसिट हैज़ इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड। अगर फिजिकल डेफिसिट को लेस कर दे इंटरेस्ट पेमेंट से, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला ही होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट, अगर मान लीजिए ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट की बात हो तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हो जाता है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारा, मर्केंटलिस्ट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ। तो मर्केंटलिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो नेशनलिज्म पे बेस्ड होती है। अब ये देखिए, ये इकोनॉमिक थॉट से पूछा गया क्वेश्चन है और मैं जल्द ही इकोनॉमिक्स थॉट से रिलेटेड सीरीज़ को लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं इकोनॉमिक थॉट्स जितने भी हैं, मर्केंटलिस्ट, फिजियोक्रेट्स या कार्ल मार्क्स, कीन्स, जितने भी इकोनॉमिक्स थॉट्स से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में मैं उस प्लेलिस्ट में लेके आऊँगी मैं आगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शंस विद बेनिफिट। यानी कि पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शंस विद बेनिफिट का क्या मतलब है? तो हमारा ऑप्शन जो होगा, प्रोटेक्शन विद बेनिफिट का मतलब है कि हम स्कार्स फैक्टर का प्रोडक्शन करें, स्कार्स फैक्टर का प्रोडक्शन करें। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, ये सब यहाँ पे हिंदी की जगह पे इंग्लिश वाला ही टाइप हो गया है, तो उसको मैं सही कर दूँगी। शायद आगे वाले में तो नहीं हुआ है, ओह शिट, आगे वाले में भी हुआ है और इसके आगे वाले में भी, इसमें भी हुआ है। इंग्लिश वाला और हिंदी वाला सेम ही हो गया है। तो ये दोनों स्लाइड्स को थोड़ा सा आप लोग हिंदी के जो बच्चे हैं वो इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, द स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम पोस्टुलेट दैट द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बाय अ नेशन कॉज द रियल इनकम ऑफ द नेशन। तो स्टॉपलर-सैमुअल्सन के हिसाब से इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ जो है नेशन के, क्या वो रियल इनकम ऑफ नेशंस वो किस पे इफेक्ट करते हैं? तो वो जो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ है वो स्कार्स फैक्टर टू राइज, यानी कि रियल इनकम ऑफ द नेशंस स्कार्स फैक्टर, जो स्कार्स फैक्टर हैं वो राइज करते हैं इसमें स्टॉपलर-सैमुअल्सन के हिसाब से। जो स्कार्स फैक्टर हैं उनको फ़ायदा होता है, जबकि स्टॉपलर-सैमुअल्सन के बाद मेट्जलर पैराडॉक्स जब आया था तो वो उसको एकदम क्रिटिक था स्टॉपलर-सैमुअल्सन के, उसके अकॉर्डिंग एबंडेंट फैक्टर को फ़ायदा होता है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ का। तो इस तरह से ये दो हैं जो टैरिफ इम्पोजिशन के एकदम अपोजिट बात करते हैं। तो स्टॉपलर-सैमुअल्सन के हिसाब से स्कार्स फैक्टर है जो राइज करेगा इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ के बाद।
यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है कि एडम स्मिथ किससे रिलेटेड हैं, तो ये हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज से, डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज, और ओहलिन फैक्टर इंडाउमेंट, एंड हैबरलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस तरह इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो फर्स्ट कोड है वो मैच हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में आपको मिलेगा रिजबेंस्की थ्योरम। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है इससे बी से, द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। मेड्जलर पैराडॉक्स में क्या होता है, ये रिलेटेड है हमारा इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस, ये इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है। स्टेपलर सैमुअल्सन है फैक्टर प्राइस से रिलेटेड, यानी कि इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइस। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेपलर सैमुअल्सन ने इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइस दिया था और मेड्जलर ने इफेक्ट ऑन टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस पे दिया था। तो ये दो मेजर अंतर है, और बाकी जो पीछे मैंने एक क्वेश्चन में बताया था वो भी इन दोनों का अंतर है। और इमिसराइजिंग ग्रोथ, द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन ट्रेड, तो ये इसके कोड के हिसाब से जो हमारा मैच कर रहा है, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इसको मैच करना है कि राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, ये इसमें से किस में है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, कंट्रोल ऑफ कार्टेल्स के लिए है, या प्रमोशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है उद्यमी, तो उद्यमी तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट का फोर्थ होगा। फिर दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, तो यहाँ पे इंटरप्राइजेज की बात की जा रही है और क्रेडिट के से रिलेटेड बात की जा रही है। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो यानी कि दो चीज़ की बात की जा रही है, तो जॉइंटली सेटअप बाय द अब एमएसएमई सिडबी के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये म्यूचुअल ट्रस्ट, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मंद उत्पादन हुआ है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। और नेशनल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या करता है, ये कार्टल्स को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का कोड मैच हो रहा है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये उस टाइम का करंट भी है, करंट अफेयर्स भी है इकोनॉमिक्स का। तो एक बार हम देख लेते हैं। इट कवर्स बोथ रजिस्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, क्या ये दोनों को कवर करता है, हमें बताना है कि नॉट करेक्ट। तो क्या ये दोनों को कवर करता है, तो येस, इट्स कवर बोथ रजिस्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो। इट क्लासीफाई क्राइटेरिया इट्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या इसके दो क्राइटेरिया पे है, इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी पे, तो ये भी करेक्ट है। अगर हम ये 2006 के डेफिनेशन के हिसाब से, अगर हम 2020 का डेफिनेशन देखें तो अब ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है, अब इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेस पे ये क्राइटेरिया हो गया है, तो ये याद रखिएगा, टर्नओवर के बेस पे। न्यू डेफिनेशन के हिसाब से, और पुराने डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का इन्वेस्टमेंट अलग था और सर्विस सेक्टर के लिए अलग था। लेकिन न्यू डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को साथ में लिया गया है और दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है और टर्नओवर भी सेम है, माइक्रो के लिए, मीडियम के लिए और स्मॉल के लिए। अब क्या है, अब इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए नए डेफिनेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपीज़ का, लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ का, और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। स्मॉल के लिए जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए, लेस देन 10 करोड़ रुपए, और टर्नओवर उनका होना चाहिए 50 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ रुपए फॉर द मीडियम इंटरप्राइजेज, और इनका टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ रुपए से कम। तो इस तरह से इनको बांटा गया है
नए डेफिनेशन के हिसाब से तो हमारा फर्स्ट सेकंड सही है। द फोर्थ सेंसस ऑफ द एमएसएमई इज़ फॉर 2009 एंड 10। क्या फोर्थ सेंसस 2009 एंड 10 में हुआ था, तो ये गलत है। एंड अकॉर्डिंग टू द फोर्थ सेंसस द टोटल रजिस्टर्ड एमएसएमई कंप्राइज्ड इतना परसेंटेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इतना, सर्विस सेक्टर, तो ये सही था उस टाइम के हिसाब से, तो हमारा सी आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द स्मॉल इंटरप्राइजेज। अब देखिए, जब हम 2013 का पेपर है, तो उस टाइम हम 2006 के ही डेफिनेशन को फॉलो करते थे। तो 2006 के डेफिनेशन के हिसाब से जो स्मॉल इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट था प्लांट एंड मशीनरी में, वो इन्वेस्टमेंट था 5 करोड़ रुपए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और बाकी मीडियम और वो सब अलग है, बाकी मैंने आपको नया डेफिनेशन बताया है यहाँ पे, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो के लिए अलग अलग, तो वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द वेटेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन आईआईपी इंडेक्स, यानी कि इंडियन आईपीआई इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में क्या वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो वेटेज हमारा उस टाइम था वो 75.5% था। अभी चेंज हुआ होगा, उसको बाद में हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत निर्माण योजना, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रूरल हाउसिंग से रिलेटेड है, हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत निर्माण योजना। फिर नेशनल फूड फॉर वर्क, तो ये मर्ज हो गया है विथ स्वर्ण गांधी रोजगार योजना में, स्वराज गांधी रोजगार योजना। फिर इंदिरा आवास योजना आवास से रिलेटेड, यानी कि रूरल हाउसिंग से है। और ये सप्लाई ऑफ इम्प्रूवमेंट टूल्स एंड किट्स टू द रूरल आर्टिसंस, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे मैच कर रहा है कोड के हिसाब से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी भी है, रेलवे भी है, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर में रिजर्व नहीं किया गया है। ये ओपन है, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। लेकिन एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और ये पोर्ट ट्रस्ट, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ क्लोज लिंक विथ फूड सिक्योरिटी फॉर द वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। क्या पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो उनका क्लोज लिंक है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, जो स्पेशली जो वल्नरेबल, जो हमारे पूरे आबादी का वल्नरेबल सेक्टर है, यानी कि बहुत संवेदनशील जो पॉपुलेशन है उसके लिए है। तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इंडिया, वो बहुत क्लोजली लिंक है उनका फूड सिक्योरिटी ऑफ, वो भी वल्नरेबल सेगमेंट की से। दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ फेलियर इन इंडिया, तो ऐसा नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है इंडिया में, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियाज नेशनल इनकम एट प्रेजेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर क्या होगा इंडियाज़ के नेशनल इनकम में प्रेजेंट में, यानी कि 2013 का ये करंट था, तो उसके हिसाब से ये 15% था। अभी हम करंट के हिसाब से बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ, यानी कि सर्विस एरिया अप्रोच किसके अंडर में था, तो ये है लीड बैंक स्कीम के अंडर में सर्विस एरिया अप्रोच जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत। बाकी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये नहीं है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो यानी कि हमारा जो सेवा क्षेत्र का अधिगम है वो लीड बैंक स्कीम के द्वारा ही लागू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज में द मालवाड़ी सिस्टम इन इंडियन एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस बाई। अब देखिए ब्रिटिश राज में बहुत सारा जमींदारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम्स थे जिसको अलग अलग ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे थे उन्होंने
लगाया था। तो जो मालवारी सिस्टम है उसको जो इम्प्लीमेंट किए थे वो थे डब्ल्यू बेंटिक। तो ये बेंटिक ने ये मालवारी सिस्टम को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल मिशन ऑन ऑयल सीड वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो ऑयल सीड से टेक्नोलॉजी मिशन कब इंडिया में स्टार्ट की गई थी? तो वो 1986 में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम में क्या सम्मिलित नहीं है? तो उसमें ज्वार, मक्का और गेहूं ये तीनों चीज़ें सम्मिलित थी, जबकि पल्सेस दाल के बारे में इसमें बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें SRS डेटा विच इज़ द फॉलोइंग एज ग्रुप हैज़ द लोवेस्ट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब हर साल कह रहे हैं SRF की डेटा कुछ टाइम बाद आती रहती है, जिसमें अलग अलग ग्रुप अलग अलग उनके एज ग्रुप डिसाइडेड है। तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यानी कि SFAR में कितनी एज दी गई है, एज ग्रुप हैं उसमें। तो ये जो लेडीज़ हैं वो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में जो उनका एज ग्रुप है वो 35 से लेकर 39 तक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी चेंजेस इज नॉट कॉज्ड बाय। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी चेंजेस किसकी वजह से नहीं होते हैं? अब देखिए यहाँ पे 42 का हिंदी है, 43 का हिंदी है, मे बी आगे वाली स्लाइड में 44 की हिंदी आपको मिल जाएगी। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज नॉट कॉज्ड बाय, तो किसकी वजह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज्ड नहीं होते हैं? तो वो है FDI की वजह से। बाकी पॉपुलेशन साइज से होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी से होता है और एजुकेशनल लेवल से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45 का या ये 44 का हिंदी यहाँ पे आ गया है कि जो अंतर्जातीय प्रौद्योगिकी परिवर्तन है किसके द्वारा नहीं होती है? तो FDI के द्वारा नहीं होती है। अब हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है 45 में कि वेरिएंस, मोड, काई स्क्वायर और मेसोकेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों आते हैं। फिर वेरिएंस क्या है? ये वेरिएंस मेजर करता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन को। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी बहुत सारे आते हैं, वेरिएंस, रेंज। फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और मेसोकेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये कुटोसिस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा ये लेप्टोक्रिटिक होता है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकेट्रिक, और जो एकदम ऐसे होता है वो प्लांटिक्रिटिक। ये लेप्टोक्रिटिक, ये मेसोक्रिटिक, ये प्लांटिक्रिटिक। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, असर्शन है हमारा फिशर एक आइडियल इंडेक्स नंबर है, क्योंकि वो फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये रट गया है क्वेश्चन कि दोनों एक दूसरे, ये इसलिए आइडियल है क्योंकि टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा देयर आर 12 वाइट बॉल्स, 8 red balls, 5 green balls in the basket. What is the probability that a ball drawn in either red or white? तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे कि हमें 12 वाइट बॉल दिए हैं, 8 रेड बॉल्स दिए हैं और 5 ग्रीन बॉल्स दिए हैं। अब हमें बताने हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है या तो रेड हो या तो ये रेड बॉल हो और या तो वो वाइट बॉल हो, इन दोनों में से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर हम वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देखें तो हमें क्या हो जाएगा 12 + 8, वाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12 + 8 जो कि हो जाएगा 8, 9, 10। ये अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो वो है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि हमारी हो जाएगी 25। तो ये वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/25। उसी तरह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 8/25। अब हमें या तो रेड बॉल होना चाहिए या तो वाइट बॉल होना चाहिए। तो हमें ग्रीन बॉल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। अब हम
रेड बॉल या तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी की हमें वाइट बॉल प्लस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 12/25 प्लस 8/25। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 25 और ये दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे तो ये 20, यानी कि 20/25 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और वाइट बॉल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया है इफ़ द मीन एंड वेरिएंस इज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, यानी कि मीन की वैल्यू हमें दिया है 8 और वेरिएंस की वैल्यू दिया है 0.25 और हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इनटू 100। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है लेकिन हमें वेरिएंस दिया हुआ है, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर देंगे, अगर हमें वेरिएंस निकालना हो तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे 0.25 का, तो हमारा अंडर रूट आ जाएगा 0.5। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया और मीन भी हमें 8 पता है, तो अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में फॉर्मूला में रख देंगे 0.5/8 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से कटा तो 0 यहाँ पे बढ़ा और ये 0 इस 0 से कट गया, तो हम यहाँ पे आ गया 50/8 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 6.25% मिल जाएगा, जो इसमें तो परसेंटेज दिया नहीं हुआ है। अगर हम 1 मिनट 5 हमने तो सही किया है, अगर वेरिएशन निकाले 5 का तो ऑप्शन में हमें दिया नहीं हुआ है। वैसे तो मैंने सही किया है, अगर किसी को गलत लग रहा होगा तो वो ज़रूर बताएगा। 6.25 ही है, इतना परसेंटेज होगा, लेकिन हमें दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मे बी इस ऑप्शन में गड़बड़ी है। हमारा ये 6.25 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो वो होता है r², लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम r से डिनोट करते हैं, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और जब हम उस पर स्क्वायर लगा देते हैं तो वो बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस द टेस्ट टू बी अप्लाइड इज। तो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, तो इसमें हमेशा एफ टेस्ट अप्लाई होता है जब हम इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस की बात करें। टी टेस्ट के लिए जब हमारा सैंपल 30 से कम हो, जेड टेस्ट जब 30 से ज़्यादा हो और उसमें हमें वेरिएंस नोन हो, और काई स्क्वायर टेस्ट हम एट्रीब्यूट्स के लिए निकालते हैं या गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने आज सितंबर 2013 का पेपर 2 डिस्कस किया है, जो कि पेपर 2 सितंबर का पेपर आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे जैसे आर गुप्ता बहुत फेमस अनसॉल्व्ड पेपर है, उसमें भी आपको ये वाले पेपर नहीं मिलेंगे। तो ये पेपर बहुत कम जगह पे डिस्कस हुआ है, तो इसको